आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा के महत्वपूर्ण आलोचक, चिंतक और कवि टी.एस. इलियट के विषय में। टी.एस. इलियट अंग्रेजी आलोचना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे मूलतः कवि थे और उन्होंने अपनी कविता की रचना प्रक्रिया में जो कुछ अनुभव किया सैद्धांतिक चिंतन को लेकर के, उसे ही अपनी आलोचनात्मक रचनाओं में जगह जगह प्रकट किया। हिंदी में भी इस तरह के कई कवि आलोचक रहे हैं, मुक्तिबोध रहे हों, अज्ञेय रहे हों। तमाम कवियों ने भी अपनी रचना प्रक्रिया पर, सृजन प्रक्रिया पर बातें रखी हैं। अंग्रेजी आलोचना में टी.एस. इलियट इसी रूप में देखे जा सकते हैं। उनके 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला है परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा, जिसे इंग्लिश में ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट कहते हैं। दूसरा सिद्धांत है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, जिसे लॉ ऑफ इम्पर्सनैलिटी कहते हैं। तीसरा सिद्धांत है वस्तुनिष्ठ सहसंबंध, जिसे हिंदी में ही विभावन व्यापार या मूर्त विधान भी कहते हैं और अंग्रेजी में जिसे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के नाम से जाना जाता है। और चौथा सिद्धांत है संवेदनशीलता का असाहचर्य, इसे अंग्रेजी में डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है। जो पहला काव्य सिद्धांत है परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा, यह पहली बार उनके निबंध, जो इसी नाम से निबंध लिखा भी गया था, परंपरा और वैयक्तिक प्रतिभा नाम से, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट नाम से, यह निबंध 1919 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसी निबंध के माध्यम से उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके अलावा उनके 2 और महत्वपूर्ण निबंध चर्चित हैं। पहले का नाम है द परफेक्ट क्रिटिक और दूसरे का नाम है द इम्परफेक्ट क्रिटिक। ये दोनों ही निबंध महत्वपूर्ण है और इनकी सबसे चर्चित पुस्तक द सेक्रेड वुड, जिसका प्रकाशन 1920 ईस्वी में हुआ था, उसमें संकलित है। इन निबंधों में उन्होंने एक कवि की जो रचना प्रक्रिया होती है, जो सृजन प्रक्रिया होती है, जो चिंतन प्रक्रिया होती है, यानी किसी वस्तु से, किसी घटना से संवेदित होने से लेकर के उसका कवि के अंतर्मन में जो आलोड़न विलोड़न होता है, जो कल्पना शक्ति, जो भाषिक शक्ति, जो ज्ञान, तर्क, वितर्क, इन सभी चीज़ों के संश्लेषण के बाद जो कविता का एक तैयार रूप हमारे सामने आता है, उन सभी पर बड़े ही सूक्ष्म और वैज्ञानिक तरीके से चिंतन किया गया है। इसमें विशेष बात यह है कि अपनी पूर्ववर्ती जो परंपरा रही काव्य संबंधी चिंतन की, पश्चिम में स्वच्छंदतावाद की, उसका कई स्तरों पर विरोध किया है टी.एस. इलियट ने और कहीं न कहीं आभिजात्यवाद के समर्थन में, शास्त्रवाद के समर्थन में वे खड़े दिखाई पड़ते हैं। को लेकर के बेहद स्पष्ट रहे हैं। 1928 ईस्वी में उन्होंने स्वयं घोषणा की थी कि मैं राजनीतिक रूप से राजसत्तावादी हूँ, धार्मिक रूप से एंग्लो कैथोलिक विचारों का समर्थक हूँ और साहित्य में मैं परंपरावादी विचारों का समर्थन करता हूँ। जाहिर सी बात है कि वे धार्मिक रूप से एंग्लो कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट नहीं हैं। एंग्लो कैथोलिक जो धर्म सत्ता रही है वह कहीं न कहीं शास्त्रवाद और आभिजात्यवाद के समर्थन में खड़ी रही है। प्राचीन यूनानी और रोमन संस्कृति की चर्चा जो हम लोगों ने स्वच्छंदतावाद के विवेचन के क्रम में की थी, तो एंग्लो कैथोलिक विचारधारा उसी का समर्थन करते हुए दिखती है। प्रोटेस्टेंट विचारधारा उसके खिलाफ जाती है। राजनीति में वे राजसत्तावादी हैं। जाहिर सी बात है कि वो जन सरोकारों से दूर साहित्य को एक विशेष आभिजात्य प्रदान करना चाहते हैं। अब यह जन सरोकारों से दूरी किन रूपों में उनके यहाँ है और कितनी तर्कपूर्ण है, यह हम आगे विवेचित करेंगे। साथ ही साथ साहित्य में वो परंपरावादी हैं, यानी परंपरा उनके लिए त्याज्य नहीं है। स्वच्छंदतावादियों ने जिस तरह से परंपरा का पूरी तरह से निषेध किया था, इसके भी अपने कारण थे, जिसकी चर्चा हम लोग अपने उस पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो वे कारण थोड़े अतिरेकी होते चले गए थे। परंपरा का पूरी तरह से त्याग कर देना उचित नहीं है। परंपरा एक महान संपदा होती है। ग्रहण और त्याग की सतत विवेक प्रक्रिया के माध्यम से हम परंपरा का अवगाहन करते हैं, परंपरा को अर्जित करते हैं। टी.एस. इलियट इस बात को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट थे कि जो प्रोटेस्टेंट मत वाले लोग हैं और उन मत के आग्रही जो कविगण हैं, उन सबके प्रभाव के चलते ही कविता में एक तरह का व्यक्तिवादी अराजकतावाद पैदा हो गया है। नैतिकता नाम की कोई वस्तु नहीं रह गई है। उन्होंने अपनी कविताओं में भी और कई निबंधों में भी इस बात का जिक्र किया है कि यदि हमें संचालित करने के लिए, मानव मस्तिष्क को, मानव हृदय को संचालित करने के लिए कोई तटस्थ सर्वमान्य नैतिक नियम न हो, कोई विशेष मार्गदर्शन करने वाली परंपरा न हो, तो हम कई बार अपने हिसाब से नैतिकता की परिभाषाएं गढ़ लिया करते हैं।
और यह जो व्यक्तिगत नैतिकता की परिभाषा होती है वही साहित्य में एक तरह के स्वेच्छाचार और अनाचार को जन्म देती है। और इस तरह साहित्य कल्पना का एक मानवीय पहलू न बन करके एक मानसिक व्यभिचार बन के रह जाता है। प्रोटेस्टेंट मतावलंबी कवियों ने इसी विचारणा को ज़्यादा प्रभावित किया था। इसलिए हम देखेंगे कि पूर्ववर्ती स्वच्छंदतावादी चिंतन के तमाम सिद्धांतों का विरोध टी.एस. इलियट ने कहा और उन्होंने साहित्य के लिए व्यक्तिगत संदर्भों को या वैयक्तिकता को त्याज्य माना और उसके प्रतिवाद में उन्होंने सामूहिकता को बल दिया। और सामूहिकता की सबसे ज़्यादा संरक्षा जहाँ पे मिलती है, सामूहिकता सबसे ज़्यादा जहाँ पे दिखाई पड़ती है, मौजूद होती है, वह होती है परंपरा। इसलिए परंपरा टी.एस. इलियट के लिए सबसे महत्वपूर्ण पद है। अगर सामान्य रूप में हम ये चर्चा करें कि परंपरा किसे कहते हैं तो एक परिभाषा देने की कोशिश की जा सकती है कि जब जीवन के जो महत्वपूर्ण मूल्य होते हैं या जीवन जीने के जो मूल्य होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरण की यह प्रक्रिया ही परंपरा है। चूंकि यह एक प्रक्रिया है, स्थिति नहीं है, इसलिए हमेशा परिवर्तनशील होती है। और जो वस्तु या जो पद परिवर्तनशील होता है उसकी सही सही समझ रखने के लिए विशेष श्रम की, विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए टी.एस. इलियट कहते हैं कि परंपरा को ठीक से समझने के लिए, परंपरा को प्राप्त करने के लिए, अर्जित करने के लिए कठिन परिश्रम की नहीं, महान परिश्रम की, ग्रेट लेबर की आवश्यकता पड़ती है। और यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर वैयक्तिक प्रतिभा बहुत ज़्यादा हो। यह वैयक्तिक प्रतिभा उसे यह बोध देती है कि परंपरा में क्या कुछ मूल्यवान है और क्या कुछ त्याज्य है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो परंपरा का ज्ञान दरअसल इतिहास का बोध है। इतिहास एक सतत प्रक्रिया होती है, वो अतीत नहीं ही होता, वो सिर्फ ठहरी हुई मानसिकता या ठहरी हुई कहानी नहीं है। इतिहास हमेशा गतिशील होता है। इतिहास का बोध हमें दरअसल अपने समय के अंतर संघर्षों को ठीक से समझने का अवसर देता है। जैसे हम अगर तुलसीदास को पढ़ रहे हैं और तुलसीदास की रचनाओं को पढ़ते समय तुलसी के समय के इतिहास को देख रहे हैं तो उनकी रचनाओं का मूल्यांकन या उनकी रचनाओं का पाठ हम सिर्फ उनके इतिहास, उनके अतीत या उनके समय के आधार पर ही नहीं कर सकते। हमें अपने समय के अंतर संघर्षों को, हमें अपने समय की सांस्कृतिक बनावट को, मानसिकता को, संरचना को तुलसी के समय से जोड़ना होगा और तुलसी के समय का एक तर्क संगत विकास अपने समय के साथ समय के रूप में देखना होगा। इसी तरह से तुलसी के साहित्य की परंपरा, तुलसी के काव्यत्व की परंपरा को अपने समय की काव्य परंपरा के साथ रिलेट करना होगा। ये जो प्रक्रिया होती है कि हम अपनी परंपरा के साथ कितना जुड़ते हुए आगे बढ़े हैं, यह किसी भी रचनाकार के मूल्यांकन का सबसे बड़ा पैमाना होती है। हिंदी के एक बड़े कवि थे अज्ञेय। अज्ञेय का एक निबंध है रूढ़ी और मौलिकता। यह निबंध दरअसल टी.एस. इलियट के ही ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट का ही हिंदी रूपांतर कह सकते हैं। हालांकि अज्ञेय ने इसमें अपनी दृष्टि से भी नए चिंतन डालने का प्रयास किया है। अज्ञेय ने ये कहा है कि अगर परंपरा का हमको विरोध करना ही है तो सबसे बड़ा विरोध यही है कि परंपरा में हम अपनी तरफ से एक कड़ी और जोड़ दें। यानी हम स्वयं के व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण अगर मानते हैं, अगर वो है, और वो भी कहते हैं कि हाँ महत्वपूर्ण है, उसका काम यही है कि हम अपनी पिछली परंपरा को पूरा सम्मान देते हुए उस परंपरा का हिस्सा स्वयं को बना लें। उतना ही महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य करें, उतना ही महत्वपूर्ण योगदान करें कि हम भी परंपरा का हिस्सा बन जाएं। इंडिविजुअल टैलेंट या व्यक्तिगत प्रतिभा का यही सबसे बड़ा काम होता है। वैसे भी यह दावा कि व्यक्ति पूर्णतः मौलिक है दरअसल मूर्खता है। कहा भी गया है कि नितांत मौलिकता मूर्खता होती है। हमारा आज का जो भी रूप स्वरूप है, व्यक्तिगत रूप से मेरा जो रूप स्वरूप है, वो मुझे मेरे माता पिता से मिला, उनको उनके माता पिता से मिला। यह नितांत तर्कशील और जैविक प्रक्रिया है जिसे हम रोक नहीं सकते। हमारी भाषा, हमारा ज्ञान, हमारा सौंदर्य बोध, हमारी संस्कृति बोध, सब कुछ हमारी परंपरा की ऋणी। उस परंपरा में ही कुछ जोड़ करके, कुछ छोड़ करके हमारा आज का व्यक्तित्व, हमारा आज का मानस बनता है। इसलिए अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ के सिद्धांत को लेकर के चलते हैं, जो उन्होंने स्वच्छंदतावाद के समय में कहा था कि परंपरा में सब कुछ त्याज्य है, क्योंकि परंपरा सत्ता के जो अभिजात्य वर्ग होता है उसके द्वारा निर्मित की जाती है, तो कहीं ना कहीं हम एक अतिरंजित धारणा की तरफ चले जाते हैं। परंपरा कभी भी नकारात्मक नहीं होती है और परंपरा किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनती है।
परंपरा हमेशा समूहों के द्वारा अलग अलग सांस्कृतिक मानसिकताओं के द्वारा बनाई जाती, गढ़ती है, उसमें काट छाट चलती रहती है, नदी की धारा की तरह, जिसमें तमाम रेत, पत्थर, पहाड़, झरने, मैदान, घास फूस सब आता है और सब उस नदी की धारा में कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ योगदान देते ही चलते हैं। इसलिए परंपरा को महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि के रूप में देखा जाना चाहिए। इलियट का यह तर्क उन्हें कहीं न कहीं यूनानी काव्यशास्त्री अरस्तु से जोड़ता है। अरस्तु ने भी कहा था कि कलाकार या श्रेष्ठ कलाकार नकलची नहीं होता है, वह इमिटेट नहीं करता है, अनुकरण नहीं करता, बल्कि वह पुनः सृजन करता है, रिक्रिएट करता है। इन अर्थों में हम देखें तो इलियट अरस्तु की उस विचारधारा के काफी करीब दिखाई पड़ते हैं। और इलियट ने ही टी.ई. ह्यूम जो 1913 में थे में उन्होंने शुरुआत में स्वच्छंदतावाद की मान्यताओं का विरोध किया था। टी ह्यूम ने विलियम वर्ड्सवर्थ की मान्यताओं का, इलियट उनसे भी प्रभावित हैं। तो अपनी पिछली पूरी परंपरा यूनान के अरस्तु से लेकर के उनके अपने समकालीन टी.ई. ह्यूम तक को उन्होंने आत्मसात किया। तो हम मौलिक तभी होंगे, नए तभी होंगे जब हमको अपने पुराने का ज्ञान होगा। हमें पता ही नहीं कि हमारा पुराना क्या है, तो हम किस अधिकार से नए होने का दावा कर सकते हैं। इसलिए नवीनता परंपरा में ही समाहित होती है। इलियट के इस सिद्धांत को अगर हम भारतीय काव्यशास्त्र से जोड़कर देखें तो हम पाएंगे कि भारतीय काव्यशास्त्र में जो काव्य हेतु का सिद्धांत है वह कहीं न कहीं इस टैलेंट की अवधारणा से, इंडिविजुअल टैलेंट की अवधारणा से जुड़ता है। भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य हेतु के संदर्भ में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास की बात की गई है। प्रतिभा है, महत्वपूर्ण है, लेकिन व्युत्पत्ति और अभ्यास की भी बात की गई है। व्युत्पत्ति के अंतर्गत ही वो सारी संभावनाएं आती हैं जो परंपरा के अवगाहन की वकालत करती हैं। इसलिए भारतीय काव्यशास्त्र में प्रतिभा लगभग वही अर्थ रखती है जो टी.एस. इलियट के यहाँ इंडिविजुअल टैलेंट की मान्यता से जुड़ी हुई है। व्यक्तित्व की चर्चा तो स्वच्छंदतावादी कवियों आलोचकों ने भी की थी, लेकिन उनके यहाँ जो व्यक्तित्व की परिभाषा है टी.एस. इलियट के यहाँ वैसी ही नहीं है। स्वच्छंदतावादी चिंतकों ने व्यक्तित्व को इस रूप में देखा कि कविता में परंपरा की जगह अधिक से अधिक कवि के व्यक्तित्व का प्रकटन होना चाहिए, अधिक से अधिक कवि का व्यक्तित्व दिखना चाहिए। यानी अगर वर्ड्सवर्थ लिख रहे हैं तो पाठकों को यह पता चलना चाहिए कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ है, विलियम वर्ड्सवर्थ की साइन है, हस्ताक्षर है उस कविता में। हस्ताक्षर का मतलब कि उनका व्यक्तित्व दिखे, बार बार प्रकट हो कविता में। जबकि इलियट के यहाँ व्यक्तित्व का मतलब है कि अगर आपका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है, आप प्रतिभाशाली हैं, तो आप परंपरा को आत्मसात कर लीजिए। यह एक जटिल स्थिति होती और इसके लिए सचमुच में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। और अगर आप अपने व्यक्तित्व की क्षमता के माध्यम से परंपरा का अवगाहन कर लेते हैं और जब उसे प्रकट करते हैं अपनी रचना में, अपनी कविता में, तो अपने व्यक्तित्व से आपको पलायन करना होता है, अपने व्यक्तित्व का प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण नहीं करना होता है। टी.एस. इलियट ने कहा है कि कवि का कार्य व्यक्तित्व का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। भावनाओं और मनोवेगों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उनका निषेध है। अगर यह हम कर पाते हैं तब हम वास्तव में प्रतिभाशाली हैं। कविता वही श्रेयस्कर होगी जिसमें कवि कम से कम उपस्थित होगा। अब इस बात को इस रूप में देखें, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता है असाध्य वीणा। उस कविता में उन्होंने इसी सिद्धांत का एक तरह से कह सकते हैं अनुप्रयोग करते हुए कविता रची। इसमें तथागत जो प्रियंबद है, जो असाध्य वीणा को बजाने आता है, उससे जब पूछा जाता है कि यह असाध्य वीणा तुमने बजाई कैसे, उसने कहा कि मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो स्वयं इस महाशून्य में समाहित हो गया था। स्वयं को मैंने सौंप दिया था, किसको? संपूर्णता को। यह संपूर्णता ही वो परंपरा है जिसमें हम अपने व्यक्तित्व का विसर्जन कर देते हैं। व्यक्तित्व का विसर्जन करके जब हम उसमें शामिल होकर के उसको आत्मसात करके जो कुछ नया प्रस्तुत करते हैं वो सबके लिए सुखद होता है, सबके लिए कल्याणकारी होता है। इस बात को ठीक से समझाने के लिए टी.एस. इलियट ने रसायन विज्ञान की एक प्रक्रिया का उल्लेख किया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से टेस्ट ट्यूब में, परख नली में हम सल्फर डाइऑक्साइड और
पानी के बीच रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो जो परिणाम आता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ओजोन गैस बनती है। और यह रासायनिक अभिक्रिया तभी संभव होती है जब उसमें हम प्लेटिनम की छड़ डालते हैं। प्लेटिनम की छड़ नहीं रहे तो ये रासायनिक अभिक्रिया होगी ही नहीं। लेकिन जब परिणाम आता है इस अभिक्रिया के बाद तो उसमें प्लेटिनम का कोई तत्व नहीं रहता है। कवि का व्यक्तित्व भी ऐसा ही होना चाहिए, वह उत्प्रेरक का काम करे, वह माध्यम बने, लेकिन जो परिणाम आए उसमें वो अनुपस्थित रहे। उसकी रचना उसके व्यक्तित्व का उद्घोष करने वाली, उसके व्यक्तित्व का घोषणा पत्र न बन जाए, तब फिर वो हमारी और आपकी जीवनी हो जाएगी, हमारी और आपकी आत्मकथा हो जाएगी, वो सबके अनुभूतियों का विषय नहीं बन पाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी तो राम की कथा लिखी, राम के बहाने अपनी भी कथा लिखी, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा लगा कि कविता में तुलसी कहीं पूरी रचना की जो आस्वाद है उसको अतिक्रमित कर रहे हैं। निराला ने सरोज स्मृति लिखी, राम की शक्ति पूजा लिखी, दोनों ही कविताओं में उनका आत्मसंघर्ष है, लेकिन वो इस कलात्मक ढंग से उसमें अनुस्यूत है कि कहीं से भी उनका व्यक्तित्व पूरी कविता के विन्यास पर थोपा हुआ नहीं लगता। यानी इलियट व्यक्तित्व के प्रकटन से पलायन की बात करते हैं, एस्केप फ्रॉम द पर्सनालिटी। अब ये सवाल उठ सकता है कि जब हम एक तरफ व्यक्तिगत प्रतिभा की बात कर रहे हैं तो फिर निर्वैयक्तिक होने की बात कैसे कह सकते हैं। दरअसल दोनों बातें परस्पर विरोधी नहीं है, परस्पर पूरक है। हमारी प्रतिभा तभी महत्वपूर्ण है जब हम रचना में अपने को निर्वैयक्तिक कर लें, रचना को निर्वैयक्तिक कर दें। हम जितने क्षमतावान प्रतिभा के, हमारी काव्य प्रतिभा जितनी मजी हुई होगी, रचना में हम उतने ही कम दिखाई पड़ेंगे। प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़ते समय कई बार हमको ऐसा लगता है कि प्रेमचंद बीच में वक्ता के रूप में उपस्थित हो जा रहे हैं, लेकिन किसी किसी रचना में प्रेमचंद ने भी इस निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को अपनी चरम अवस्था में प्रतिपादित किया है। आप गोदान का वो प्रकरण ले लीजिए जिसमें वो विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा को प्रस्तुत करना चाहते हैं कि अगर पीड़ितों का संघर्ष एक है तो पीड़ितों की मुक्ति का रास्ता भी एक होगा। वो प्रोफेसर मेहता जो पठान का वेश बनाए हुए हैं, मिस मालती को जकड़ रखे हैं, और होरी जो उनको छुड़ाने के लिए अपने जान की बाजी लगा देता है, यह प्रकरण यह बताता है कि स्त्री जिस तरह से पराधीन है और होरी महतो जैसा किसान जिस तरह से पराधीन है, दोनों ही पीड़ित है, दोनों के संघर्ष एक जैसे हैं, इन दोनों को मुक्त होना है और इन दोनों की मुक्ति तभी होगी जब भावना और विचारों पर दोनों एक साथ मिलेंगे। प्रेमचंद ने इस रचना में, इस प्रकरण में कहीं से भी अपने को उपस्थित नहीं किया है, कहीं से भी मार्क्सवादी सिद्धांतों की नजीर नहीं रखी है, सिर्फ और सिर्फ घटना में ही उसको विन्यस्त कर दिया है। यही प्रतिभा होती है, यही टैलेंट होता है। टैलेंट यही है कि हम अपना टैलेंट दिखाएं ही नहीं। कहा भी गया कि अभिनय वही है जो अभिनय लगे ही नहीं। इसलिए निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है टीएस इलियट के काव्य सिद्धांत के अंतर्गत। इलियट के इस सिद्धांत को पढ़ते हुए हम कई बार ऐसा देखेंगे कि वे विलियम वर्ड्सवर्थ के सिद्धांतों का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स। कविता प्रबलतम भावनाओं का सहज उच्छलन है। जब भावनाएं बहुत प्रबल हैं तो सहज उच्छलित हो जाती हैं, वही कविता है। इलियट यहाँ पर इसका निषेध करते हैं कि अगर हम भावनाओं से प्रभावित होकर के, भावनाएं किसी वस्तु को देखने के बाद जो हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया हुई और उसको देखने के साथ ही अगर हम छलक पड़ते हैं, प्रकट कर देते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व कहीं ना कहीं कमजोर है। हमें उस अनुभूति को आत्मसात करना है, उस कठिन, उस संश्लिष्ट रचना प्रक्रिया से उसको गुजारना है और गुजारने के बाद प्रकट करना है, ताकि वो हमारी व्यक्तिगत अनुभूति न बन करके सार्वजनिक अनुभूति का विषय बन जाए। सबका दुख उसमें दिखाई पड़े, सबका सुख उसमें दिखाई पड़े। व्यक्तिगत अनुभूति सामूहिक अनुभूति बदल जाए, व्यष्टि अनुभव समष्टि अनुभव में बदल जाए। और यही असाध्य वीणा में हम देखते हैं, जो व्यक्तिगत संगीत की अनुभूति करता है प्रियंबद्ध, और जब वीणा बज उठती है तो जितने लोग वहां उस दरबार में उपस्थित रहते हैं, सब अपने अपने अनुसार उसकी सुखद अनुभूति करते हैं। किसी को चावल की खुशबू नजर आती है, किसी को गहनों की आवाज समझ में आती है, किसी को राज मुकुट समझ में आता है, किसी को भरे खलिहान समझ में आते हैं, जिसके जितने संदर्भ है सब उसमें समझ में आते हैं। अगर वह व्यक्ति सिर्फ अपनी बात लोगों से कहता तो लोग उसी की बात को समझ के रह जाते,
वह आत्मसात नहीं कर पाते, उस रचना से जुड़ नहीं पाते। और अगर रचना से जुड़ नहीं पाते तो रचना के माध्यम से जो उद्देश्य होता है कि हम मानवीय चेतना का विस्तार करें, वह भी संभव नहीं हो पाता। इसलिए निर्वैयक्तिकता आवश्यक हुआ करती है श्रेष्ठ साहित्य के सृजन के लिए। अगले वीडियो में हम टी.एस. इलियट के दो और महत्वपूर्ण सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ सहसंबंध और संवेदनशीलता का असाहचर्य की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।